Hello and welcome, my dear students of 10th standard. Once again, welcome back to my video lecture of English grammar on YouTube. Okay, आज हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही अलग ढंग का होने वाला है इंग्लिश ग्रामर का. Why? Because in this one lecture only we are going to cover two tenses. एक ही लेक्चर में आज हम दो टेंस पढ़ने वाले हैं. इसका रीजन ये है कि ये जो दो टेंस आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं लैंग्वेज में. कंपैरेटिवली दे आर लेस इंपॉर्टेंट एज कंपेयर्ड टू द अदर टेंसेस दैट वी हैव प्रीवियसली स्टडीड. जितना जो कोई भी टेंसेस अब तक हम पढ़े हैं, ठीक है, उसके मुकाबले ये दोनों टेंसेस का उपयोग जो है वो कंपैरेटिवली कम यूज होता है. बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही कम उसका उपयोग होता है लैंग्वेज में, इसलिए इतना ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस नहीं है. दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव ट्राइड टू कवर टू टेंसेस इन वन सिंगल लेक्चर ओनली, एंड obviously for that obvious reason I have given some less examples as compared to the other tenses. मैंने इस टेंस में, दोनों टेंसेस में कम एग्जाम्पल्स दिए हैं क्योंकि हम इतना ज्यादा ये दोनों टेंसेस का उपयोग नहीं करते हैं. तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि दोनों टेंसेस कौन से हैं. ओके, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. ऑब्वियसली हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया, विच इज क्वाइट फ्रीक्वेंट. उसका बार बार यूज किया जाता है लैंग्वेज में, इसलिए उसको थरली हमने डिस्कस किया था. ओके, लेकिन उसके बाद जो बाकी के टेंसेस हैं, ओके, वो दो टेंसेस हैं, आखिरी के दो टेंसेस. एक जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और दूसरा यानी अल्टीमेटली द लास्ट टेंस ऑफ ऑल द टेंसेस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. ओके, तो वापस मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ये दोनों टेंसेस जो है वो कंपैरेटिवली काफी कम, बहुत रेयर केस में उसका उपयोग किया जाता है. बट स्टिल एज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर वी स्टिल नीड टू फोकस ऑन दिस टेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स यूसेज, इन टर्म्स ऑफ इट्स सेंटेंस फॉर्मूलाज फॉर द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, एंड फॉर दिस टेंस आल्सो we need to understand the usage, sentence pattern, okay, and at the end we also need to discuss some of the practical examples, only some. ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत कम यूज है इसका, इसलिए थोड़े एग्जांपल ये दोनों टेंसेस के हम लेंगे. Okay, so that will be the kind of the procedure for this lecture in particular. तो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसका यूसेज है जो मैंने सबसे ऊपर लिखा है. In case if you have a problem in understanding the writing, then I'm going to read out everything loud and clear, so that in case if you are writing this theory in your notebook, it will be helpful for you to make it out. ठीक है, क्या लिखा है वो आपको समझ में आए, इसलिए मैं रिपीटेडली और बहुत ही लाउडली और क्लियरली आपके सामने वो पढ़ लेने वाला हूं ताकि आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो. तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो यूसेज है वो ये है: the action that was in progress for some time in the past. Very easy, very short and sweet definition. दोबारा मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने. The action that was in progress for some time in the past. Okay, यानी कि अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है तो हम ये कह सकते हैं कि पास्ट के कोई समय पे एक्शन चल रही थी, लेकिन वो कितने टाइम से चल रही थी वो भी हम दिखा रहे हैं. ओके, अगर मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि पास्ट के कोई समय में एक्शन चल रही थी, सिर्फ इतना ही बोलना है, तो उसके लिए तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारे पास है. ओके, let's say for example she was watching TV when I went to her house. Some kind of this kind of example can be there for past continuous tense, लेकिन ये past perfect continuous tense है, तो इसका मतलब ये होता है
we are not only saying that the action was going on in the past, we are also trying to say for how long, कितना ड्यूरेशन यानी कितने टाइम से एक्शन चल रही थी पास्ट के कोई समय पे, एट वन पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय से एक्शन चल रही थी। वैसी एक्शन को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग किया जाता है। अब डेफिनेशन से तो आपको क्लियरली पता चलता ही होगा कि we generally cannot have such kind of situation wherein we need to use this tense every now and then. So obviously it's very rare use. Okay, उसका बहुत ही rare use है। तो ये समझने के बाद, in case if we try and understand the structure of positive and negative sentence, then obviously we begin the sentence with subject and then head is a helping verb. Head हमारा helping verb है, being जो है वो भी helping verb है दूसरा, and then verb with ing क्योंकि continuous tense है ये, okay, that will be the main verb, हमारे sentence का वो main verb। And then, in case object is there, we will have object or other words यहाँ पे actually जो मैंने लिखा है, ठीक है, तो वहां पे generally क्या आता है, past time duration। अगर आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा better understanding के लिए। Other words generally include past time duration, or else it can also include any past event also। past event भी हो सकती है वहां पे। एग्जाम्पल जब आएगा तो मैं थोड़ा सा ज्यादा इसके बारे में क्लैरिटी दूंगा कि पास्ट इवेंट, तो ऑब्वियसली उसको, क्योंकि पास्ट इवेंट का अगर केस है तो पास्ट इवेंट के लिए हमें पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग करके वो सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखना होता है। ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन आई केम टू योर हाउस, और एल्स व्हेन आई रीच्ड देयर, ओके, एटसेट्रा। सम ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कैन बी गिवन बाय यूजिंग द रेफरेंस ऑफ द पास्ट एक्शन, और वो पास्ट एक्शन के लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज करना जरूरी है पीछे। अदर वर्ड्स, ओके, इन केस if the statement is negative, then we need to apply not after had। तो वो contraction में हम had it भी बोल सकते हैं। Negative sentence में not had के बाद लगाया जाएगा, ठीक है, और उसको contraction में हम had it भी बोल सकते हैं। Alright, let's move on। We are going to discuss about the structure of questions now। In case of yes/no question, okay, the yes/no question generally begins with had। सबसे पहले had आएगा जो कि helping verb है, ठीक है, और उसके बाद subject, then being is the second helping verb for us। Verb with ing is the main verb, then we are going to have object and then other words, जहां पे वापस मैं आपको बता दूं कि past time duration वहां पे हो सकता है या तो past की event भी हो सकती है, जिसके लिए हमें subordinate clause जो है वो simple past tense का यूज करना है। In case of any language question, अगर yes no वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन में what, where, when, why, how much, how far, how long ऐसा अगर हुआ, ठीक है, तो वो वर्ड आगे लगेगा, बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। Question always ends with a question mark at the end, remember that, okay? इतना समझने के बाद now it is time for us to study some examples। जितना हो सके उतने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यहाँ पे लेने का मैंने कोशिश किया है, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से समझना है। भले ही उसके बाद आप ज्यादा एग्जांपल्स ना बने, but you should try and make some examples of your own so that you can practically understand this tense as well। So the first example we will have is, it had been raining for a long time when we reached there। It had been raining for a long time when we reached there। Okay? तो इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा बाद में ट्रांसलेट करूंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि
आप अपने घर से निकले किसी दूसरे शहर में जाने के लिए, ठीक है, आपके सिटी में एटमॉस्फेयर जो था वो बहुत ही नॉर्मल था, देयर वाज ब्राइट सनशाइन, देयर वाज नो रेन, बट मान लीजिए कि आप दूसरे शहर में पहुंचे, फॉर एग्जांपल बड़ौदा या सूरत, वहां पे पहुंचे तो आपको अचानक दिख रहा है कि बारिश हो रही है। वो तो हो ही रही है, लेकिन आपको ये भी पता चलता है कि लॉन्ग टाइम से हो रही है। वैसा आपको इसलिए पता चलेगा कि आप देख रहे हो आसपास में बहुत सारा पानी ऑलरेडी भरा हुआ है, प्लस बारिश भी हो रही है। तो इतना ये सिचुएशन देख के हमें पता चल जाता है कि बारिश अभी अभी नहीं, लंबे समय से हो रही थी। ओके, जब हम पहुंचे वहां पे, अब मैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करूंगा कि जब हम वहां पे पहुंचे तो बारिश लंबे समय से हो रही थी। ओके, ये लंबे समय से हो रही थी, ये फ्रेज को हम इंक्लूड कर रहे हैं स्टेटमेंट में, क्योंकि सिचुएशन को देख के हमें पता चला कि लॉन्ग टाइम से हो रही थी। सिर्फ अगर हमें इतना बताना है कि जब हम बड़ौदा पहुंचे तो बारिश हो रही थी, तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारे पास। When we reached Baroda, it was raining. हम इतना बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज, एक इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना चाह रहा हूं कि लॉन्ग टाइम से हो रही थी वहां पे बारिश, तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। So again, yeah, I'm going to read this statement out for you so that you will have a complete understanding of this tense now. It had been raining for a long time when we reached there. So this phrase is very crucial for a long time. Long से हो रही है कब? तो ये other words का portion है, when we reach there, that basically gives us the time reference of past event. पास्ट की इवेंट है कि जब हम पहुंचे ऑलरेडी एक पास्ट की घटना है, ठीक है, तो उसको सिंपल पास्ट में लिखना है हमें, सब्जेक्ट प्लस V2, वो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। Remember this always, okay? And then after the second example we have is, I have been watching TV for only 10 minutes when the power cut off. Okay, grammatically जरा देखिएगा इस सेंटेंस को। ट्रांसलेशन सबसे पहले मैं कर रहा हूँ, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि जब बिजली चली गई तब मैं सिर्फ 10 मिनट से टीवी देख रहा था। अगर मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि मीन्स जब बिजली चली गई तब मैं टीवी देख रहा था, सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन मुझे देना है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर कट ऑफ। रिमेंबर दिस थिंग, कट का पास्ट टेंस कट ही होता है, इसलिए कट का कटेड मत कीजिएगा, गलती से कई लोग करते हैं, मेरे ध्यान में आया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके, सो रिमेंबर ओवर हियर आई एम इंक्लूडिंग वन मोर इंफॉर्मेशन। मैं टीवी देख रहा था, सिर्फ इतना नहीं, मैं सिर्फ 10 मिनट से टीवी देख रहा था, यानी कि अभी अभी टीवी देखना मैंने चालू ही किया था, उस वक्त बिजली चली गई। मेरे कहने का टोन ये है, ओके, और मुझे पता भी है कि मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे और उस वक्त लाइट चली गई, राइट? सो अगेन वी विल रीड दिस स्टेटमेंट एंड देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। I have been watching TV for only 10 minutes. This is the crucial phrase. उससे पता चलता है कि past perfect continuous tense का sentence है। So I have been watching TV for only 10 minutes when the power cut off. Again, the remaining words, other words, give us the reference of the past event. ये past की action या तो past की event है जो कि सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करके लिखी गई है। इट इज द सबऑर्डिनेट, जो मैंने अंडरलाइन किया है व्हेन से लेकर लास्ट तक, दैट बेसिकली इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस दैट गिव्स द रेफरेंस ऑफ एनी पास्ट इवेंट। ठीक है, सो दैट इज क्लियर नाउ। उसके बाद तीसरा, बेसिकली इस टेंस के लिए तीन ही एग्जांपल हमने दिए हैं यहाँ पे, ओके, जो कि WH क्वेश्चन का एक एग्जांपल है। जनरली ऐसे टेंस में ये टेंस और बाद में ये जो आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दोनों टेंस का क्राइटेरिया यहाँ पे ये है कि जनरली इन दीज टेंसेस,
Okay, we ask question only in order to know the time duration of the past action. कि कितने समय से एक्शन चल रही थी. ओके, ऐसा अगर बाय चांस अगर हमें पूछना है तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. So we may ask such question as, for how long had you been standing here before I came? Again, I would just like to ask you to imagine a situation. ठीक है, कि आप बस में कहीं जा रहे हो, लेकिन बस पकड़ने से पहले आप बस स्टॉप पे जरूर जाओगे. ठीक है, जैसे ही आप बस स्टॉप पे गए, आपने देखा कि आपका फ्रेंड खड़ा है, तो ऑब्वियसली सीधा ही आपने अपने फ्रेंड से पूछ लिया बातें करते करते कि मैं आया उससे पहले तुम कितने टाइम से यहाँ पे खड़े थे, यानी तुम्हें यहाँ पे आए हुए कितना टाइम हुआ था जब मैं आया था. ओके, अब ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर होता होगा कि ऐसे सवाल हम जनरली नहीं करते हैं. बहुत ऐसी ओकेजन्स नहीं आती है जब हमें ऐसा क्वेश्चन करना पड़े. बट स्टिल आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी मोर एंड मोर प्रैक्टिकल एज आई कैन. ठीक है, कि कभी कभार ऐसा हम पूछ लेते हैं कि जब मैं यहाँ पे आया उससे पहले तुम कितने टाइम से यहाँ पे खड़े थे, तुम्हें यहाँ पे आए हुए कितना समय हुआ था. Okay, so keeping that particular thing in our mind, we may ask such question in that situation. Okay, for how long have you been standing here before I came? So before I came basically gives us the idea of the past event, which is written by using simple past tense. I came, that is subject plus V2. Okay, so remember that always कि ये टेंस में पीछे अगर हमें पास्ट की इवेंट का रेफरेंस देना है तो ऑब्वियसली वहां पे हमें सिंपल पास्ट टेंस का ही उपयोग करना है, कोई दूसरा टेंस वहां पे नहीं आएगा. So with that, this tense, past perfect continuous tense, is over. ठीक है, हमारा वो टेंस का डिस्कशन खत्म हो जाता है और बहुत ज्यादा इसके एग्जांपल्स हमें देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई हैव बीन रिपीटेडली टेलिंग यू द सेम थिंग कि दिस इज वन ऑफ दोस टेंसेस जिसका कम उपयोग होता है, बहुत कम उपयोग होता है. और आने वाला जो हमारा टेंस है लास्ट, अल्टीमेटली हमारे लिस्ट के मुताबिक जो सबसे आखिरी टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, दैट इज द रेयरेस्ट टेंस टू बी यूज्ड इन द लैंग्वेज. वो इतना रेयर है, यानी कि हजारों में से एक सेंटेंस इस टेंस से रिलेटेड होता है. बल्कि कुछ ग्रामर की कुछ बुक्स तो ऐसी भी आपको मिलेगी जिसमें ये टेंस दिया ही नहीं. ठीक है, ये समझ के कि एक्चुअली इसका इट्स लाइक नॉन एग्जिस्टेंस. ओके, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टेंसेस, बहुत ही कम उसका उपयोग होता है. ठीक है, जब हम उसका यूसेज और एग्जांपल देखेंगे तो आपको भी ये हो जाएगा हाँ यार ऐसे सेंटेंसेस कौन बोलता है. ओके, तो वो टाइप का एक रेयरेस्ट ऑफ ऑल द टेंसेस हमारा आखिरी टेंस रहेगा, उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. यूसेज देख लेते हैं उसका. द एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर. द एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम in future. Okay, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा मैं. The action that will be in progress, अगर सिर्फ हमें इतना ही बात ध्यान में लेना है तो उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, कि फ्यूचर में ये एक्शन चल रही होगी, फ्यूचर के कोई समय पे ये एक्शन चल रही होगी, अगर हमें इतना बोलना है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है हमारे पास. ओके, कि सपोज मैं घर पे पहुंचूंगा तो मम्मी कुकिंग कर रही होगी. So when I reach home, my mother will be cooking. Future continuous tense हुआ ये. लेकिन अगर मुझे एक इंफॉर्मेशन ऐड करनी है कि कितना टाइम से कुकिंग कर रही होगी मम्मी, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन देने के लिए मुझे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ेगा. लेकिन जनरली ऐसा होता है क्योंकि मैं घर पे पहुंचूंगा तब मम्मी कितना टाइम से कुकिंग कर रही होगी वो मुझे कहां से मालूम,
क्योंकि मैं तो बाहर से जा रहा हूं घर पे, सो आई डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन। सो ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन कभी आती नहीं है कि फ्यूचर में कितना टाइम से एक्शन चल रही होगी ऐसा बताने के। देयरफॉर इट्स, हाँ बहुत कम ओकेजन ऐसे होते हैं, हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि हाँ बहुत कम ओकेजन, यानी इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन वी मे हैव दैट सिचुएशन, क्योंकि जिसका एक्सटेंसिव रीडिंग है, जो बहुत रीडिंग करता है, उनके ध्यान में तो कुछ सेंटेंसेस लैंग्वेज में ऐसे आते हैं जहां पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग किया जाता है। सो अगेन द यूसेज ऑफ दिस टेंस इज एज सच the action that will be in progress for some time in the future. The action that will be in progress for some time in the future. Right? So, ऐसी एक्शन जो फ्यूचर में हम इमेजिन करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ एक इमेजिनेशन करते हैं कि फ्यूचर में वो एक्शन चल रही होगी, और दूसरा ये कि कितने टाइम से चल रही होगी वो भी हम प्रेडिक्शन करते हैं। So for such an action, we can use future perfect continuous tense. Sentence format जो है positive negative sentence का obviously begins with subject and then will or shall. Okay, वो auxiliary verb है. Okay, auxiliary, model auxiliary, ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा 8th और 9th स्टैंडर्ड में। अगर पढ़ा होगा तो आपको आता होगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि पढ़ा था लेकिन नहीं आता, भूल गए, कोई बात नहीं। मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ही है एक टाइप के, लेकिन सेंटेंस का टोन के हिसाब से उसको यूज करना होता है। देयर आर सम ऑक्सिलरी वर्ब्स, ओके, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जिसका अलग से लेक्चर होगा, डोंट वरी अबाउट दैट राइट नाउ। So auxiliary verb will option in future tense है, इसलिए वो आएगा। And then have will is going to be helping verb, been is going to be another helping verb. Okay, verb with ing is our main verb, and then we are going to have the object in case if we have, and then other words basically. Okay, other words में इस tense में criteria ये रहेगा कि it may describe any future time। यहां पे फ्यूचर टाइम हो सकता है, या तो फिर फ्यूचर इवेंट भी हो सकती है। इन केस अगर फ्यूचर इवेंट है तो उसके लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करना है। दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर यू टू नो। ओके, कि चलो फ्यूचर टाइम अगर दिया है तो कोई इश्यू नहीं है, हमें वो टाइम का ड्यूरेशन लिखना होता है। ओके, लेकिन अगर फ्यूचर इवेंट का हमें रेफरेंस देना है तो उसके लिए हमें फ्यूचर टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस को उपयोग में नहीं लेना है, हमें उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करना है। दैट इज सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस the main form, the base form of the main verb, subject plus V1, वैसा स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, ये बात को हम याद करेंगे जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब। आइए देखते हैं आगे। हाँ, अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो नॉट विल बी अप्लाइड आफ्टर विल और शैल। विल नॉट और शैल। will not, उसको कॉन्ट्रैक्शन में हम won't भी बोल सकते हैं, won't, want नहीं बोलने का, won't। ओके, जब आप प्रोनाउंस करते हो ना तो आपका जो लिप्स है वो सर्कल होना चाहिए, G5 का सर्कल जैसा, एकदम राउंड, won't ऐसा करके। ओके, सो मूविंग ऑन, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट जो है वो will या shall के बाद। Question as far as questions are concerned, positive or negative, yes no questions generally begin with will or shall. Okay, yes or no question begin with will or shall, and then it is followed with subject,
have or has is the first helping verb. Have actually यहाँ पे has तो नहीं आया, लेकिन been जो है वो second helping verb हमारा रहेगा. As usual, verb with ing is going to be the main verb. Okay, object in case if it is there, and other words पे जो ऊपर मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही कि वहां पे फ्यूचर टाइम हो सकता है, फ्यूचर इवेंट भी हो सकती है, लेकिन फ्यूचर इवेंट का अगर हमें रेफरेंस देना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जो है वो यूज करना पड़ेगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सब्जेक्ट प्लस V1 दैट वी आर गोइंग टू यूज. इतना होने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा. यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल से मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, जस्ट इन केस इफ यू आर एबल टू सी, बट इट इज अंडरस्टूड. अब तक तो आपको इतना तो पता चलता ही होगा कि वहां पे क्या लिखा होगा. यू कैन इजीली इमेजिन, देयर इज नो इशू. यहां से एग्जांपल शुरू हो रहे हैं. तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिखा है, शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, she will have been waiting for us for a long time. यहां पे फ्यूचर टाइम जो है वो अंडरस्टूड है in the context of the conversation with the speaker and the listener. The future time is understood. Okay, तो यहां पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो लॉन्ग टाइम से हमारी वेट कर रही होगी. She will have been waiting for us for a long time. वो लॉन्ग टाइम से हमारी वेट कर रही होगी, यानी कि हम लोग जब वहां पे पहुंचेंगे तब डेफिनेटली वो वेट कर रही होगी हमारा, लेकिन लॉन्ग टाइम से वेट कर रही होगी. सिर्फ वेट कर रही होगी ये नहीं, लेकिन लॉन्ग टाइम से वेट कर रही होगी उस चीज के ऊपर हम इंसिस्ट कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं. सो दैट पर्टिकुलर फ्रेज फॉर अ लॉन्ग टाइम इज अ क्रूशियल फ्रेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस टेंस. ओके, दूसरा एग्जांपल है, we will have been living in this house for 5 years when I finish my graduation. Okay, यहाँ पे टाइम का एक लैंडमार्क है, when I finish my graduation. ठीक है, ये एक लैंडमार्क है. मेरा ग्रेजुएशन जो है मुझे पता है कि कब खत्म होगा, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म होगा तब हम इस घर में एग्जैक्टली 5 साल से रह रहे होंगे. ओके, ध्यान में रखिएगा, दोबारा समझा रहा हूं मैं ये एक्शन कि मुझे पता है कि मेरा मेरा जो ग्रेजुएशन है वो कब खत्म होगा. ठीक है, उस चीज को ध्यान में रख के मैंने जब गिनती किया तो मुझे ये भी पता चला कि जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया, यानी मेरा जब रिजल्ट आएगा तब हमें इस घर में एग्जैक्टली 5 साल खत्म होंगे. सो जस्ट इमेजिन प्रैक्टिकली, अब हम थोड़ा सा और प्रैक्टिकल होंगे कि किसी भी इंसान का, सपोज आप हैं, आपका ग्रेजुएशन है वो 2025 में खत्म होने वाला है या 2022 में खत्म होने वाला है, 2023 या व्हाटएवर, लेकिन जून 2022, इस पॉइंट को आप ध्यान में रख के चलिए. जून 2022, ठीक है, आपकी अप्रैल में एग्जाम भी हो गई, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम पे आपने वेकेशन एंजॉय किया, आपका रिजल्ट आया वो था जून 2022. ठीक है, तो ऑलरेडी ये 2020 चल रहा है. ओके, और आप आगे गिनती करोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हम जून 2017 को इस घर में रहने के लिए आए थे और जून 2022 को एग्जैक्टली 5 साल खत्म होंगे. यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि when I finish my graduation we will have been living in this house for 5 years. ठीक है, जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म होगा 2022 जून में, तब हम एग्जैक्टली इस घर में 5 साल से रह रहे होंगे. This example is quite remarkable for us. Okay, isn't it? तो साथ में आप ये भी समझ सकते हो कि हाँ, ऐसे एग्जाम्पल्स तो ऐसी सेंटेंसेस लिखने की, बोलने की ऐसी कोई ज्यादा नौबत आती नहीं है. So such example automatically proves that obviously this is the rarest of the tense to be used in the language. Okay, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने का कोशिश मैंने किया है. Another thing that we need to remember over here is
We have tried to give the reference of any future event. यहां पे मैंने फ्यूचर इवेंट जो है, फ्यूचर की एक्शन, ठीक है, कि वेयर आई फिनिश माय एजुकेशन, यानी कि मेरा एजुकेशन जब ग्रेजुएशन जब खत्म होगा तब, तो वो तो अभी फ्यूचर की बात है, मैं सिर्फ यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। ओके, अभी वो एक्शन नहीं हुई, हो रही है, ना ही वो पास में हुई थी। ओके, यहाँ पे सिर्फ मैं एक सिंपल प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म होगा, तो वो प्रेडिक्शन है। लेकिन उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग किया है। When I finish my graduation, वैसा हमें बोलना पड़ेगा। We cannot say when I will finish my graduation. It is grammatically wrong. So again, in case of this particular tense, future perfect continuous tense, अगर पीछे हमें फ्यूचर की घटना जो है कोई उसका रेफरेंस देना है, तो वहां पे प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। इस चीज को बराबर से आपको ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट प्लस V1 वही आना चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे है आई, और ये फिनिश जो है वो V1 है। आई विल फिनिश, ऐसा गलती से नहीं होना चाहिए। ओके, आपको ऐसा होता होगा शायद कि यार ये तो फ्यूचर की घटना है, तो उसमें फ्यूचर टेंस ही आना चाहिए, प्रेजेंट टेंस कैसे आ सकता है? तो उसका जवाब ये है कि वो मेन एक्शन नहीं है, इट इज ओनली अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक उपवाक्य है शुद्ध हिंदी में। ठीक है, मेन एक्शन तो हमारी है वी विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, ये हमारी मेन एक्शन। ओके, तो पूरे सेंटेंस को अब हम एनालाइज करेंगे, वापस उसका ट्रांसलेट भी मैं करूंगा कि we will have been living in this house for 5 years when I finish my graduation. जब मैं अपना ग्रेजुएशन खत्म करूंगा तब हम इस घर में 5 साल से रह रहे होंगे। दूसरे शब्दों में, जब मैं अपना ग्रेजुएशन खत्म करूंगा तब हमें इस घर में रहते हुए 5 साल हुए होंगे। It's very practical way of using the tense. हाँ, ठीक है, हम गुजराती हिंदी में बहुत आराम से बोल लेते हैं ये चीज, लेकिन इंग्लिश में ध्यान रख के बोलना पड़ता है, because we are not quite habituated to use such kind of sentences every now and then in English language. Yeah, of course, being an English teacher, I use this language very frequently. Okay, तो मेरे लिए इजी रहता, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो कई बार इसमें गलती करते हैं क्योंकि हैबिचुएटेड नहीं है, इसलिए। लेकिन याद रखना आपसे। लास्ट एग्जांपल इज क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे भी ड्यूरेशन पूछने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर हाउ लॉन्ग मींस फॉर हाउ लॉन्ग टाइम, फॉर हाउ मच ड्यूरेशन। ओके, ऐसा टोन है सेंटेंस का। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन वर्किंग हियर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन पूछने के लिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि ये साल खत्म होने तक आप इस ऑफिस में कितने टाइम से काम कर रहे होंगे। सेंटेंस को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा ही मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरे शब्दों में इस सेंटेंस को अगर मुझे ट्रांसलेट करना है तो मैं ऐसा पूछ सकता हूं। जनरली हमारी देसी लैंग्वेज में हम इस तरह से पूछते हैं कि इस साल को खत्म होते हुए आपको इस ऑफिस में कितना टाइम हुआ होगा। मान लीजिए कि दिसंबर 2020 है, ठीक है, और मुझे कोई पूछ रहा है कि ये साल खत्म होगा तब अगर आप गिनती करोगे तो आपको इस स्कूल में कितना टाइम हुआ होगा। आई कैन इजीली से दैट 4.5 साल, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ओके, जून 2016 में मैंने ज्वाइन किया था, तो ऑब्वियसली माय आंसर एंड्स अप लाइक दैट कि इतना टाइम हुआ होगा। ओके, सो इतना टाइम होगा ऑब्वियसली। So we are in a comfortable situation to ask the question in this way. Grammatically perfect अगर क्वेश्चन पूछना है तो इस तरह से पूछा जा सकता है। Okay, कि how long will you have been working here by the end of this year? So by the end of this year, this phrase
basically gives us an idea of future time. ये फ्यूचर टाइम का एक रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, कि ये साल के अंत तक आपको यहां पे काम करते हुए कितना समय होगा, 3.5, 4.5, 3 साल, 5 साल जो भी है, वो फिर आपको आंसर मिल सकता है। लेकिन ऐसा सवाल जो है वो इस तरह से पूछा जा सकता है, ओके। लेकिन बेसिकली इतना तो हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि जनरली ऐसा सवाल पूछा ही नहीं जाता, और अगर पूछना होता है कुछ टेक्निकल कारणों, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज जनरली ऑफिशियल पर्पस में ज्यादा यूज होती है। नॉर्मल जो कॉमन कम्युनिकेशन होता है, जो नॉर्मल रूटीन कम्युनिकेशन होता है, उसमें ऐसी लैंग्वेज जनरली यूज नहीं होती है। बट यस, इन काइंड ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऐसे सवाल उठते हैं, तो इस तरह से उसको पूछे जाते हैं। सो एट लास्ट ये टेंस भी खत्म हो गया, एंड विद दैट ऑल द टेंसेस आर ओवर। 12 के 12 टेंसेस को बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, इतना ध्यान रखिएगा। हालांकि ये चीज आप 7th स्टैंडर्ड 8th 9th ये सब में पढ़े हो, लेकिन it is a common tendency of the students of keep on forgetting the tenses every now and then। तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा ये भी है कि हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टेंसेस से रिलेटेड, वर्ब फॉर्म से रिलेटेड जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह क्वेश्चंस आते हैं वो टेंसेस से रिलेटेड होते हैं। तो ये दोनों पर्पस को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत ही डिटेल में आपको टेंसेस पढ़ा है। जो तीसरा पर्पस है वो ये भी है कि काफी सारे ग्रामर के टॉपिक्स जो हमें अभी भी पढ़ने हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन द टेंसेस। So if you know the tenses well, you will be in a position to study those topics well. अगर टेंसेस ही नहीं आते तो वो टॉपिक्स आपको नहीं आएंगे। वो चीज को ध्यान में रखते हुए भी मैंने सबसे पहले आपको ग्रामर में टेंसेस बहुत ही डिटेल में पढ़ाया, ताकि आपको दूसरे टॉपिक जो आएंगे, एक्टिव पैसिव, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन वगैरह सब जो है वो पढ़ने में आपको आसानी रहेगा। ओके, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपको कोई टेंस समझ में नहीं आता है तो रिपीटेडली उसके वीडियोस देखिएगा, इवन आफ्टर दैट इन केस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड और इफ यू हैव एनी डाउट्स कंसर्निंग टू द टेंसेस, ओके, यू कैन ऑलवेज आस्क मी डायरेक्ट मैसेज सेंड करके व्हाट्सएप के थ्रू या इन एनी मोड, ओके, यू कैन अप्रोच मी। आपका डाउट का सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा टेंसेस का स्टडी खत्म होता है। I will give you an integrated exercise for the tenses that combines the study of all the tenses. Okay? वो एक्सरसाइज मैं आपको जरूर दूंगा जो आपको करनी है अपनी नोटबुक में। फिलहाल लेक्चर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। Thanks very much for your time and have a great day.